हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो हमारी ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जिसमें हम रोज़ के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज हम इसमें 15 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले, इसके अलावा जो खेल समाचार अर्थात स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में चर्चा करने से क्या होता है कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके है वो भी यहाँ पर कवर होता जाता है। तो आपको ये जो पूरा सेशन है वो ध्यान से देखना है ताकि आप ये जो फैक्ट्स हैं इनको याद कर सकें। और इसके साथ ही इसके एंड में हम एक क्विज राउंड रखते हैं। उसमें आज के करंट अफेयर में हमने जो भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्विज होता है जिसका आपको आंसर देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेशनल अफेयर्स का सबसे पहले का सेक्शन है मतलब राष्ट्रीय मुद्दे, उसमें हमारी आज की जो न्यूज़ है वो है देखो अपना देश इनिशिएटिव। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अर्थात पर्यटन मंत्रालय जो है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। अब जब पर्यटन मंत्रालय की यहाँ पर बात आई है तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो पर्यटन मंत्री है, जो टूरिज्म मिनिस्टर है भारत में, वो कौन है। तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। इसके बाद में ये जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ये शुरू किया गया था जनवरी 2020 में और इसका ऑब्जेक्टिव था क्रिएटिव अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स अबाउट रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ कंट्री अर्थात जो देश के नागरिक हैं उनमें जो देश की रिच हेरिटेज और कल्चर है, मतलब कि जो देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना। इस बारे में जागरूकता पैदा करने से क्या होगा कि जो देश के लोग हैं वो अपना ट्रैवल जो है, पर्यटन जो है वो बढ़ाएंगे। और अगर देश के व्यक्ति जो है वो देश में अधिक पर्यटन करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो लोकल इकोनॉमी है अर्थात जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा और साथ ही जो क्रिएशन ऑफ जॉब एट लोकल लेवल है अर्थात स्थानीय स्तर पे जो नौकरियां हैं उनका निर्माण होगा। तो ये जो देखो अपना देश इनिशिएटिव चलाया गया था तो वो जो 15 अगस्त 2019 की स्पीच थी उसमें एक चीज़ बोली गई थी कि जो देश के व्यक्ति हैं उन्हें ये निर्णय लेना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि वो 2022 तक देश में कम से कम ऐसे 15 गंतव्य स्थान होंगे, 15 डेस्टिनेशन होंगी जहाँ पर जाएंगे। तो इस प्रकार से देश के लोगों में जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसे बढ़ावा देने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया था और उसी के चलते ये जो देखो अपना देश इनिशिएटिव है ये चलाया गया। अब अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो इस इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कई वेबिनार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिसमें देखो अपना देश के अंतर्गत कई अलग अलग थीम पर वेबिनार जो है वो लाए जा रहे हैं। जिसमें अभी जो लेटेस्ट वेबिनार लाया गया है वो है इन द फुटस्टेप ऑफ बुद्धा अर्थात बुद्धा से संबंधित जो भी स्थान है हमारे देश में उसको घूमने को लेकर। इसके अलावा जैसे कई बार और अलग अलग थीम पे जैसे श्री राम की थीम पे या फिर कृष्णा की थीम पे, इस तरीके से अलग अलग थीम पे जो वेबिनार है वो चलाए जा रहे हैं जिससे क्या होगा कि उस वेबिनार में वो हमारे देश का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है और उससे संबंधित कौन कौन से स्थान हो सकते हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से टूरिज्म प्रोडक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही इस जो इनिशिएटिव है उसके बारे में मास अवेयरनेस फैलाने के लिए जो मिनिस्ट्री है टूरिज्म की उनके द्वारा ऑनलाइन देखो अपना देश प्लेज जो है वो लॉन्च की गई है। इसके साथ ही उनके द्वारा जो है वो क्विज भी लॉन्च किया गया है। ये दोनों चीज़ें लॉन्च की गई है mygovernment.in प्लेटफॉर्म जो है उस पर। तो ये जो ऑनलाइन प्लेज और क्विज है ये इसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो देखो अपना देश इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री है वो अपनी वेबसाइट पर और डोमेस्टिक इंडिया टूरिज्म के जो ऑफिस हैं वहाँ पर इसे प्रमोट कर रहे हैं ताकि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसे बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरीके से हमने ये जो पूरी न्यूज़ है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की। इससे आपसे जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। तो इसमें हमारी जो सबसे आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि जापान के जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी घोषणा की जाने वाली है। अभी की नहीं गई है लेकिन थोड़े दिनों में ये जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। तो इसके दावेदार कौन है? इसके दावेदार हैं योशिहिदे सुगा।
तो ये बन सकते हैं जापान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या होगा कि जो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान, उसका अभी जो अनसर्टेनिटी का समय चल रहा है, कोविड-19 का समय चल रहा है, उस समय ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी क्या हुआ है कि ये जो योशिहिदे सुगा है, इन्होंने जो कंजर्वेटिव लिबरल डोमेस्टिक पार्टी है जापान की, उसकी जो प्रेसिडेंसी का पद है, अर्थात उसकी जो अध्यक्षता है, उसके सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करके वहाँ पर जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद में ये बोला जा रहा है कि अब ये जापान के पीएम जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले जापान के पीएम कौन है? शिंजो आबे। तो शिंजो आबे जो है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करने का फैसला किया और उनने सडनली रिज़ाइन करने की बात करी थी अगस्त 2020 में, और उसके लिए उनके द्वारा कारण दिया गया था हेल्थ प्रॉब्लम्स को। तो अब शिंजो आबे को रिप्लेस करेंगे ये योशिहिदे सुगा। इसके अलावा अभी ये जो शिंजो आबे की गवर्नमेंट है उसमें चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की, आपको ये जो नाम है ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर जापान की बात करें तो आपको पता है हम जब भी किसी कंट्री की बात करते हैं तो हम उसकी कैपिटल अर्थात उसकी राजधानी और उसकी करेंसी अर्थात उसकी जो मुद्रा है उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो जापान जो है वो एक आइलैंड कंट्री है ईस्ट एशिया में। ये जापान का मैप है और ये ईस्ट एशिया में एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री से मतलब है कि ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। इसकी कैपिटल है टोक्यो, यहाँ पर है टोक्यो, और इसकी जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो है जापानीज येन। इसके बाद में हमारी जो अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो है जर्मनी से संबंधित। तो जर्मनी जो है उनके द्वारा एक नेशन वाइड सिविल अलार्म सिस्टम जो है उसे टेस्ट किया गया है। ये बोला जा रहा है कि जर्मनी के द्वारा अपना जो पहला नेशन वाइड टेस्ट है सिविल अलार्म का वो किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट नेशन वाइड टेस्ट है जर्मनी का सिविल अलार्म को लेकर। ये कोल्ड वॉर के टाइम के बाद में पहला टेस्ट किया गया है। तो कोल्ड वॉर के टाइम से पहले तक क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और उस समय इस तरीके के जो अलार्म सिस्टम थे वो यूज़ किए जाते थे जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उसको अलर्ट करने के लिए। और अब इस तरीके का जो अलार्म सिस्टम लाया गया है उसमें क्या होगा कि बहुत सारे अलार्म होंगे, और इसके अलावा इसमें जो पुश नोटिफिकेशन है आपके स्मार्टफोन में वो आएंगे, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें ये पता लग सके कि जो अभी कंट्री है वो इमरजेंसी में है। और इसके साथ ही अभी जब ये लॉन्च किया गया है तो उस दिन को नेशनल वार्निंग डे घोषित कर दिया गया है जर्मनी में, जिसे वॉन्टैग भी बोला जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वॉन्टैग जो है उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सिविल अलार्म से, और ये जर्मनी से संबंधित है। और वहाँ पर जिस दिन ये जो सिविल अलार्म का नेशन वाइड टेस्ट किया गया है उस दिन को नेशनल वार्निंग डे जो है वो घोषित कर दिया गया है, और ये दिन था सितंबर 10 का। तो ये क्या करेगा कि जो वहाँ की पब्लिक है उन्हें इन्फॉर्म करेगा कि अगर किसी भी प्रकार की नेशनल इमरजेंसी है उसके बारे में। इसके बाद में यहाँ पर आप ये फोटो में देख सकते हैं कि इस तरीके के जो पुश नोटिफिकेशंस हैं वो फ़ोन में दिखाई देंगे और वो चारों तरफ दिखाई देंगे। इसके साथ ही इसमें जो अलार्म सिस्टम है उस अलार्म सिस्टम के बारे में भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। उससे ये बताया जाएगा कि अलार्म की किस तरीके की जो साउंड है उससे क्या पता लगता है। मतलब अगर अलार्म है उसकी साउंड तेज़ है तो उससे ये पता लगेगा कि इमरजेंसी में है। एक निश्चित तरीके की साउंड है उससे ये पता लगेगा कि अब इमरजेंसी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा सिविल अलार्म का सिस्टम है इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही ये जो अभी टेस्ट किया गया था इसमें क्या किया गया था कि 11 बजे सुबह ये अलार्म को टेस्ट करना शुरू किया था और ये 20 मिनट के लिए चला था। इससे क्या हुआ कि जितने भी स्कूल हैं, केयर सेंटर है, शेल्टर जो है अजाइलम सीकर्स के लिए अर्थात जो आश्रित होते हैं उनके लिए जो शेल्टर्स होते हैं वहाँ पर एक प्रकार से जो अलर्ट है वो पहुँचा ताकि वो प्रिपेयर हो सके। इसमें ये भी देखा गया कि कई लोगों ने ये शिकायत की कि हमारे पास में अलर्ट देर से पहुंचा है, कई लोगों ने बोला कि हमारे पास अलर्ट पहुंचा ही नहीं। तो इस तरीके से अभी टेस्टिंग की गई है और ये फ्यूचर में बेटर होगा। इसके बाद में इंटरनेशनल अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूएन्स इकोसॉक बॉडी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले यूएन की इकोसॉक बॉडी की बात आ रही है तो आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो यूएन है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसका जो चार्टर आया था उसमें 6 ऑर्गन्स थे यूएन के। अब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वो कब साइन किया गया था? तो वो साइन किया गया था 26 जून
1945 को, और उसमें यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन्स हैं वो आए थे। वो 6 ऑर्गन जो चार्टर के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए थे वो थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अर्थात इकोसॉक, साथ ही द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और साथ में छठी है द सेक्रेटरीट। तो आपको याद रखने हैं कि ये जो 6 हैं ये यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के 3 पिलर्स बोले जाते हैं, 3 फाउंडिंग पिलर्स बोले जाते हैं यूनाइटेड नेशन के। वो 3 फाउंडिंग पिलर्स कौन कौन से हैं? तो वो है पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरा है ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकार, और तीसरा है डेवलपमेंट अर्थात विकास। तो ये बोले जाते हैं यूनाइटेड नेशन के 3 फाउंडिंग पिलर्स, और ये 6 हैं यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स। तो ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन का जो इकोसॉक जो कि एक ऑर्गन है उसके अंदर एक बॉडी है उसका मेंबर बन गया है। वो बॉडी कौन सी है? तो वो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, अर्थात यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक आयोग है, उसका सदस्य बन गया है भारत। ये सदस्य बना है 5 वर्षों के लिए, 2021 से ले 2025 तक। ये जो इलेक्शन हुए थे इसमें कंटेस्ट किया था इंडिया, अफगानिस्तान और चीन ने। यहाँ पे ये देखा गया कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है उनके द्वारा लगभग 54 सदस्यों के बीच में मतदान में जीत हासिल की गई, लेकिन वहीं पे ये देखा गया कि जो चीन है वो आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच सका। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत है वो सदस्य बना है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का, जो कि इकोसॉक के अंदर एक बॉडी है। इसके बाद में अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगर इकोसॉक की, तो जो इकोसॉक है जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो हार्ट है यूनाइटेड नेशन के सिस्टम का, जो कि 3 डायमेंशंस के लिए है, अर्थात जो कि 3 आयामों के लिए यूनाइटेड नेशन का हार्ट है। वो 3 आयाम है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो। तो ये क्या करता है कि ये बहस और नवोन्मेषी जो सोच है उसे बढ़ावा देता है, और ये जो क्षेत्र है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास या फिर पर्यावरण का, तो इसके संबंध में आम सहमति बनने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के जो प्रयास हैं उसके संबंध में एक केंद्रीय मंच है। इसके साथ ही इनके संबंध में जो सम्मेलन होते हैं या फिर जो शिखर सम्मेलन होते हैं, अर्थात जो कॉन्फ्रेंसेस और समिट होती है, उनके लिए भी ये जिम्मेदार है। इकोसॉक के लिए आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको स्थापित किया गया था 1945 में, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि यूएन का चार्टर 1945 में आया था जिसके अंदर जो 6 ऑर्गन है वो आए थे। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इकोसॉक जो है उसे भी स्थापित 1945 में किया गया था। इकोसॉक के जो प्रेसिडेंट अर्थात अध्यक्ष हैं वो है मुहिन अकरम। इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली पर्सनालिटी है राजेश खुल्लर। तो राजेश खुल्लर कौन है? ये 1988 के एक आईएएस ऑफिसर है, 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है, जो कि अब जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्थात कार्यकारी निदेशक जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। इन्हें अपॉइंट करने की जो मंजूरी है वो किसके द्वारा दी गई? तो जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है उसके द्वारा अप्रूव किया गया राजेश खुल्लर को। कितने समय के लिए? तो 3 साल के लिए इन्हें अप्रूव किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में वर्ल्ड बैंक के। अभी ये जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, अब आपको यहाँ पर आंसर देना है कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये अभी इन चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगे वर्ल्ड बैंक में। ये वर्ल्ड बैंक में ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। और ये जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। ये जो खुल्लर हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक में। इसके अलावा ये जो
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो वर्ल्ड बैंक में कुल 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और ये जो 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ये अलग अलग देशों से या फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ कंट्री से, मतलब या तो किसी एक देश से, अब जैसे यूएस है तो यूएस बहुत बड़ा देश है तो वहां से भले से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, या फिर क्या होता है कि 3-4 देश मिलकर वहां से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। जैसे भारत के संबंध में ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को। तो इस तरीके से टोटल 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो वर्ल्ड बैंक में होते हैं। इसमें से एक अपॉइंट हुए हैं ये राजेश खुल्लर। इसके बाद में हमारी वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो अध्यक्ष है वो है डेविड मालपास। ये हमने पहले भी देखा था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ में अभी हमने देखा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो कहाँ पर है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएस में है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक फाउंड हुआ था जुलाई 1944 में। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी रिलेटेड न्यूज़ है वो है हरिवंश नारायण सिंह के संबंध में। तो ये हरिवंश नारायण सिंह है, ये कौन है, तो ये एक एनडीए कैंडिडेट है जो कि राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन बन गए हैं, अर्थात ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष बन गए हैं। ये कॉन्जिक्यूटिवली सेकंड बार जो है सेकंड टर्म के लिए बने हैं। इससे पहले भी यही राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन थे, अब वापस से ये दूसरी बार वहाँ के डेप्यूटी चेयरमैन बन गए हैं। तो अब यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, आपके लिए एक चीज़ जानना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो कौन है। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो हमेशा जो भी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और अभी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एम वेंकैया नायडू। तो आपको याद रखना है कि जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और अभी राज्यसभा के चेयरमैन और देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू। इसके बाद में हम वापस न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये जो हर्षवर्धन नारायण सिंह है इन्हें अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी चेयरमैन अर्थात उपाध्यक्ष के रूप में। इनकी जो वोटिंग हुई है वो वॉइस वोट हुआ है। वॉइस वोट में क्या होता है कि सब बैठकर सिर्फ यस और नो बोलते हैं, और अगर यस से वॉइस का जो पिच है वो हाई है, मतलब यस बोलने वाले लोगों के नंबर ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से उन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है। जब कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं चलता है, तो एक्चुअल वोटिंग जो है वो की जाती है। तो ये वॉइस नोट से उपाध्यक्ष अर्थात डेप्यूटी चेयरमैन है वो बने हैं। ये जो प्रपोजल दिया गया था इन्हें डेप्यूटी चेयरमैन बनाने का, वो दिया गया था जो बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नाडा हैं उनके द्वारा। तो इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जब पहली बार ये डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट कब हुए थे, तो ये हुए थे 8 अगस्त 2018 को, और इनका जो टर्म है वो अप्रैल 2020 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद में अब ये वापस डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हो गए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ से। तो इसमें हमारी आज की न्यूज़ है कि एक कंपनी है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, उसने स्पाइस जेट के साथ में जो है वो पार्टनरशिप की है ट्रैवल इंश्योरेंस देने के लिए। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्स विद स्पाइस जेट टू ऑफर ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये जो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस है ये मुंबई बेस्ड कंपनी है जिनने पार्टनरशिप की है स्पाइस जेट के साथ में, और ये ट्रैवल संबंधी जो इंश्योरेंस है वो देगी। ये इंश्योरेंस उन्हें मिलेंगे जिनके भी द्वारा स्पाइस जेट की वेबसाइट पर या फिर मोबाइल ऐप पर स्पाइस जेट से टिकट बुक किए जाते हैं। तो इनके द्वारा जो ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाएगा उससे क्या होगा कि उसके अंदर एक तो इन्हें ज़ीरो कैंसिलेशन सर्विस जो है वो ऑफ़र करेंगे। ये जो स्पाइस जेट में ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको ज़ीरो कैंसिलेशन का मतलब है कि अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको जो उसका पूरा अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा। इसके लिए कुछ टिकट की बुकिंग करते समय एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ताकि अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उसका जो पूरा अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है। इसके साथ ही ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप अपनी जो पूरी कैंसिलेशन फ़ी है वो क्लेम कर सकते हैं, उसे रीइंबर्समेंट करा सकते हैं अगर जो बुकिंग है वो 90 दिन के अंदर की गई है। अगर 90 दिन के बियॉन्ड आपकी बुकिंग की हुई है तो ये मुश्किल है, लेकिन 90 दिन तक अगर बुकिंग की हुई है तो आप उसकी कैंसिलेशन जो है वो करा सकते हैं। साथ ही अगर फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है या फिर अगर टिकट कैंसिल हो जाते हैं तो 5,000 तक का इसमें इंश्योरेंस जो है वो दिया गया है। मतलब मान लीजिए कि आपकी कोई फ़्लाइट बुकिंग कराई हुई है लेकिन एंड मोमेंट पर वो फ़्लाइट ही कैंसिल हो जाती है या फिर आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाता है किसी भी कारण से, तो आपको 5,000 रुपये तक का जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पर दिया जाएगा इस कंपनी के द्वारा। तो ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड सेक्शन में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो न्यूज़ है वो है लुइस
हैमिल्टन को लेकर। तो लुइस हैमिल्टन जो है उनने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है वो जीती है। ये जो F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है, ये फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है उसके अंदर 9th रेस है और इसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन जो है वो इसमें फर्स्ट आए हैं। ये मर्सिडीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये हैं ग्रेट ब्रिटेन से। इसके अलावा जो सेकंड रैंक है वो है वेल्टेरी बोटास की, जो मर्सिडीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और तीसरे आए हैं एलेक्स एल्बन जो रेड बुल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके साथ ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो लुइस हैमिल्टन है ये उनकी सीज़न की 6ठी जीत थी और इसके साथ ही उन्होंने अब तक 90 F1 रेस जो है वो जीत ली है। तो ये यहाँ पर आपके लिए स्पोर्ट्स सेक्शन में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ है खो खो और कबड्डी को लेकर कि भारत में खो खो और कबड्डी जो है उसका प्रमोशन किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है और खो खो फेडरेशन जो ऑफ इंडिया है, इन दोनों को अब सरकारी मान्यता मिल गई है और अर्थात गवर्नमेंट रिकॉग्निशन मिल गया है। क्यों? ताकि ये जो कबड्डी और खो खो का खेल है इसे प्रमोट किया जा सके। इस प्रकार की सरकारी मान्यता इन दोनों को मिलने से क्या होगा कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाएंगे और इसके साथ ही इन्हें सपोर्ट दिया जाएगा जो विभिन्न गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। साथ ही जो भी स्कीम आती है उसमें इस एक स्पोर्ट्स के रूप में इनको कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नाम सुना होगा, उसमें भी ये जो खो खो और कबड्डी है ये दोनों उसका पार्ट है। इसके अलावा खो खो और कबड्डी के अंतर्गत जो प्लेयर आते हैं उन्हें उस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है जो कि क्वालिफाई करेंगे सुपर स्पोर्ट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप सी पोस्ट होती है वहाँ पर भी जो नौकरी है वो दी जाती है, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स जो हैं वो हैं, जैसे क्रिकेट उसमें है। अगर आपको पता होगा तो जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके द्वारा भी इसी प्रकार की जो बड़ा क्रिकेटर बनने से पहले इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब है वो की गई थी। तो इस तरीके से अब कबड्डी और खो खो जो है वो भी इस लिस्ट में आ गए हैं और उन जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भी इस प्रकार की जो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब है ग्रुप सी की वो मिल सकेगी। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस। इसमें हमारा सबसे पहला जो डेट है वो है 12 नवंबर, जिसे बोला जाता है विश्व निमोनिया दिवस अर्थात वर्ल्ड निमोनिया डे। तो 12 सितंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में, ताकि इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो फैलाई जा सके और इसका प्रिवेंशन जो है वो किया जा सके। इसके बाद में 12 नवंबर को मनाया जाता है गुरु नानक देव की जयंती अर्थात गुरु नानक देव बर्थडे एनिवर्सरी। तो गुरु नानक देव कौन थे? तो ये जो सिखिज्म है उसके फाउंडर थे और साथ ही में इन्हें सिखों का जो फर्स्ट गुरु है वो भी कहा जाता है। प्रथम गुरु थे ये सिख के और सिखिज्म के फाउंडर थे। इसके बाद में 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे अर्थात विश्व मधुमेह दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो डायबिटीज़ का इम्पैक्ट है और इसका प्रिवेंशन है और साथ में डायबिटीज़ के बारे में जो जागरूकता है वो फैलाई जा सके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2019 में जो विश्व मधुमेह दिवस था, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी फैमिली एंड डायबिटीज़। और एक चीज़, अब वापस जब डायबिटीज़ डे आएगा 2020 में तो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम इसकी थीम क्या आएगी। अब 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे अर्थात बाल दिवस। बाल दिवस आपको पता होगा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश के जो फर्स्ट पीएम थे, कौन थे हमारे देश के फर्स्ट पीएम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका जन्मदिन है, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे अर्थात बाल दिवस बोला जाता है। ये बोला जाता है दैट चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो इसलिए उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए और उनके राइट्स जो हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो चिल्ड्रंस डे है वो मनाया जाता है। इसके बाद में 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड फाउंडेशन दिवस। तो जो झारखंड है वो पहले बिहार का ही एक भाग था
और बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, जिसके बाद में ये झारखंड अलग हो गया और ये झारखंड हमारे देश की 28th स्टेट जो है वो बना था। इसके बाद में 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे अर्थात विश्व शौचालय दिवस। तो आपको पता है कि अब हम जो स्वच्छता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो सैनिटेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें 6th गोल है कि हमारा जो विश्व है उसे हमें 2030 तक जो सैनिटेशन क्राइसिस है उसे कम करना है और सैनिटेशन अचीव करनी है हमें, और ये देखना है कि 2030 तक सभी को जो सैनिटेशन है वो मिल सके अर्थात सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। तो इस तरीके से सैनिटेशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है ये मनाया जाता है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार उनका ये बोलना है कि विश्व की लगभग 60% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास में अपने खुद के घर में टॉयलेट नहीं है, और अगर इनके पास में टॉयलेट है तो यहाँ पर जो सेफ्टी क्राइटेरिया है वो नहीं है। तो इस प्रकार से जो सैनिटेशन है उसे बढ़ावा देने के लिए जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है ये मनाया जाता है। इसके बाद में 20 नवंबर को मनाया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे अर्थात सार्वभौमिक बाल दिवस। तो यहाँ आप देखिए कि जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है वो अडॉप्ट की थी, और इसके साथ ही जो कन्वेंशन आई थी राइट्स ऑफ द चाइल्ड को लेकर वो भी इसी दिन लाई गई थी, इसलिए इस दिन मनाया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। तो यहाँ पर हमारे जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो देखे हमने नवंबर महीने के। इसके बाद में हम जो स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उसमें आज हम चर्चा करेंगे निकनेम ऑफ द सिटीज़। अगर आपको याद हो तो कल हमने देखे थे निकनेम ऑफ द कंट्रीज, आज हम देखेंगे निकनेम ऑफ द सिटीज़। तो जिब्राल्टर जो है उसे बोला जाता है की ऑफ मेडिटेरियन। की ऑफ मेडिटेरियन क्यों बोला जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी क्यों बोला जाता है जिब्राल्टर को? तो जिब्राल्टर जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो ब्रिटिश बेस है, नेवल बेस वो है, और साथ ही वो फोर्टिफाइड किया गया है ब्रिटिश एयर को भी। क्यों? ताकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है उसे गार्ड किया जा सके। ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये ओनली गेट है मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर का, और इसी के चलते जिब्राल्टर को बोला जाता है की ऑफ मेडिटेरियन। इसके बाद में रोम जो है उसे बोला जाता है एटर्नल सिटी अर्थात जीवांत नगरी, या फिर सिटी ऑफ 7 हिल्स अर्थात 7 पहाड़ियों का शहर। क्यों? क्योंकि रोम को लेकर ये बोला जाता है आर्कियोलॉजी के रूप में कि जो रोम है वो चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 विलेजेस थी, उनका एक कॉन्फेडरेशन है वो रोम का निर्माण करता है, इसलिए रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स बोला जाता है। इसके बाद में सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट अर्थात गोल्डन गेट का शहर। इसके बाद में जेरूसलम को बोला जाता है सिटी ऑफ पीस अर्थात शांति का शहर। ऐसा नहीं है कि जेरूसलम में बहुत ज़्यादा शांति है इसलिए जेरूसलम को शांति का शहर बोला जाता है। अगर आपको पता होगा तो जेरूसलम एक ऐसा जगह है जिसको लेकर इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद है। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ये चाहते हैं कि जेरूसलम उनकी राजधानी हो, तो यहाँ पे शांति तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसे एक तो होली सिटी बोला जाता है और दूसरा इसे सिटी ऑफ पीस बोला जाता है। सिटी ऑफ पीस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सैलम है उसका मतलब होता है पीस। तो इस तरीके से अगर हम इस नाम का इंटरप्रिटेशन निकालते हैं जेरूसलम का तो वो होता है सिटी ऑफ पीस। इसके बाद में ऑक्सफोर्ड को बोला जाता है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स अर्थात सपने देखने वालों का शहर। तो ये आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और उस यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं वो जाते हैं और उनके जो सपने हैं वो वहाँ पूरे होते हैं, इसलिए इसे सपने देखने वालों का शहर बोला जाता है। इसके बाद में न्यूयॉर्क को बोला जाता है बिग एप्पल। अब न्यूयॉर्क को बिग एप्पल जो है वो सबसे पहले 1920 में बोला गया था, और उसे ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा जो रेसिंग कोर्स हैं वो थे। लेकिन बाद में इसे ऑफिशियली न्यूयॉर्क का निकनेम दे दिया ताकि वहाँ का जो टूरिज्म है उसे बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद में मुंबई को बोला जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स अर्थात सपनों का शहर। तो ये आपको पता होगा कि मुंबई में बॉलीवुड है और वहाँ पे बोला जाता है कि सबके सपने पूरे होते हैं, तो इसलिए मुंबई को बोला जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स। इसके बाद में सिंगापुर को बोला जाता है द लॉयन सिटी। अब सिंगापुर को द लॉयन सिटी इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लॉयन या फिर शेर हैं। सिंगापुर
सिंग इसका मतलब होता है लॉयन, और ये जो सिंग नाम पड़ा है वो सिंगापुर के एक प्रिंस थे, प्रिंस सांगनीला उत्तमा, जिन्होंने एंशिएंट सिंगापुर जो था उसकी स्थापना की थी, और इसलिए उस जगह का नाम सिंगापुर पड़ा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे जो शेर हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि थाईलैंड को बोला जाता है कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट, तो उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट एलिफेंट थे। लेकिन सिंगापुर को द लॉयन सिटी बोला जाता है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी लॉयन नहीं है। अब जयपुर को बोला जाता है द पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी अर्थात गुलाबी नगरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स है उसका जो कलर है वो पिंक है। इसके साथ ही जयपुर को एक और नाम से जाना जाता है मिनी पेरिस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में द हेग जो है उसे बोला जाता है द सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस। तो आपको पता होगा हेग में बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उनका हेडक्वार्टर है। हेग को बोला जाता है शांति और न्याय का शहर। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। इसके बाद में तेहरान को बोला जाता है द सिटी ऑफ 72 नेशंस। तेहरान जो है वो ईरान की कैपिटल सिटी है, और इसे द सिटी ऑफ 72 नेशन अर्थात 72 राष्ट्रों का शहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो तेहरान है वहाँ पर बहुत सारे जो स्थान है वहाँ से जो इमिग्रेंट्स हैं वो आते हैं और वो वहाँ पर रहते हैं तेहरान में, इसलिए तेहरान को बोला जाता है द सिटी ऑफ 72 नेशंस अर्थात बहुत सारी जगह से लोग आकर तेहरान जो है वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग सिटीज़ जो है उनके निकनेम देखे। इनको ऐसा क्यों बोला जाता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होती है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको जब निकनेम बता रही हूँ तो उसके कारण बता रही हूँ ताकि याद रखने में आपको ईजी रहे। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। हमने आज के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी के बारे में डिस्कस किया। अब हमारे क्विज़ का टाइम है। क्विज में कल जिनने सबसे पहले आंसर दिए थे उनके नाम है सोनिका खंडेलवाल, राजकुमार महतो और सुमित खंडेलवाल। तो इनने सबसे पहले इसके क्विज के आंसर्स दिए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आज का क्विज हम स्टार्ट करते हैं और आपको कोशिश करनी है कि आप एकदम अटेंटिव रहें और सबसे पहले ये जो क्विज है इसका आंसर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च देखो अपना देश इनिशिएटिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन अबाउट द रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, शिरेगु इशिबा या फिर यूरिको कोइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोसॉक है आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को, अशोक लावासा को, आदित्य पुरी को या फिर विनोद राय को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह, जगत प्रकाश नाडा, मनोज झा या फिर गुलाम नबी आज़ाद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डज फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन बिलोंग फ्रॉम। फार्मूला 1 चैंपियन जो लुइस हैमिल्टन हैं वो किस देश के हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील या फिर जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 14 नवंबर, 22 नवंबर या फिर 26 नवंबर। इसके बाद में व्हाट इज कॉल्ड द की टू मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को, डेनमार्क को, गाजा स्ट्रिप्स को या फिर न्यूयॉर्क को। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। ये जो क्विज है आप इसका आंसर दीजिएगा, साथ ही आप हमें बताइएगा कि आप इसमें और क्या एडिशन चाहते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।